हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मोहित जोशी और जैसा कि मैंने आप लोग सब लोगों से बोला था कि हम लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए एक सीरीज़ यानी मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू करेंगे और हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 1 है। इसमें कुल 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी होंगे और लिटरेचर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप लोग, क्योंकि जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग टेस्ट की क्वालिटी देखकर बताना कि टेस्ट आपको कैसा लगा। जैसे मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि ये जो टेस्ट है, ये पूरी टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा धारदार बना देगी। तो आइए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स हमारा टेस्ट। इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि माय मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड, और इसका डी ऑप्शन है नो एरर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पे लिखा है कि माय मैथमेटिक्स ये पार्ट ए है, इज़ ये पार्ट बी है, और वेरी गुड ये पार्ट सी है, और फिर जो पार्ट डी है वो है नो एरर। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपको ये देखना होता है कि जो पार्ट गलत होगा वो आपका आंसर होगा। और सपोज करो कि पार्ट अगर तीनों ही सही हैं सी तक, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। तो हम एक काम करेंगे कि मैं आपको 1-1 मिनट दूंगा, आप लोग पहले आंसर सोचना, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो बताओ इसमें क्या लगता है आपको। सेंटेंस है कि माई मैथमेटिक्स इज़ वेरी गुड, इसमें क्या रॉन्ग है या फिर सेंटेंस सही है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं इसका। इसमें इज की जगह आर का यूज़ होगा। तो माय फ्रेंड्स, इसमें इज की जगह आर का यूज़ होगा। क्यों होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले किसी पॉजेसिव केस जैसे माई या किसी अपॉस्ट्रोफी एस या आर्टिकल द का यूज़ होता है, मैं रिपीट करता हूँ अपने शब्दों को। जब भी किसी सब्जेक्ट से पहले, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, उससे पहले किसी भी पॉजेसिव केस का यूज़ होता है तो वह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब गणित नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब है मेरा हिसाब किताब। और जो वाक्य की हिंदी निकलेगी वो निकलेगी कि मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छा है। मतलब माई मैथमेटिक्स मीन्स माई कैलकुलेशंस। तो इस हिसाब से यहाँ पर इज का क्या हो जाएगा, आर, और यही है आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। तो बताइए आप इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है या सेंटेंस सही है। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। यहाँ पर इज की जगह एम का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ हु है, WHO, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो पहले लिखा हुआ है आई, ये इसका एंटीसीडेंट है। तो ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले लिखा होता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही वर्ब होगी। कहने का मतलब ये है कि आई के हिसाब से क्या होगा, एम, क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता। और अगर आप इसको सिंपल फॉर्मूले से समझें तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इज इस सेंटेंस की वर्ब है और इट इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ये इज इसकी वर्ब, दोनों का काम खत्म। इसके बाद एक वर्ब और हमें दिखाई देती है जिसका नाम है इज। अगर इज वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। तो इसका सब्जेक्ट इस सेंटेंस के बाद में तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है पहले ही होगा। तो ये जो आई है ये इस इज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होती है। तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम, न कि इज। तो यहीं पर यही मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, मीन्स आपको फिलअप यहाँ पे फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है आई बेड हिम। ऑप्शन ए टू गो अवे, ऑप्शन बी टू गो, ऑप्शन सी है आपका टू गो आउट, और ऑप्शन डी है आपका गो अवे। बताइए माय फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर होगा। इसमें आंसर होगा डी, गो अवे। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो आप लोग देख रहे हैं बेड, ये जो बेड वर्ब है
ये बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होती है। बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होने का मतलब है कि बेड वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं लेती। अगर टू का यूज़ नहीं लेती तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि इन सब में टू है और बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगी तो आपका आंसर क्या होगा, गो अवे। कुछ और भी वर्ब्स हैं जो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होती हैं, जैसे फील, मेक, लेट, हेल्प, और कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं जो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किए जाते हैं, जैसे हैड बेटर, नो सूनर, और अक्सर ऐसा देखा जाता है और कुछ सेंटेंसेस में जैसे बट, दैन, एंड, सो, इनके बाद टू का यूज उचित नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। लिखा हुआ है द कार बम्प्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको फील करना है अ ट्री। इसका आंसर सोचिए आप लोग क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा बम्प्ड इनटू। यहाँ पे इनटू आएगा। बम्प्ड इनटू का मतलब होता है टकराना। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं मेट बाई चांस, अचानक मिलना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है बम्प्ड इनटू का मीनिंग है टकराना, यानी कार पेड़ से टकरा गई। यहाँ पर इसका ये मीनिंग है, तो आंसर आपका डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस। इसका मतलब आपको सिनोनिम्स बताना है और वो सिनोनिम जो सबसे नज़दीक का हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैम्यूफ्लेग, और कैम्यूफ्लेग का मतलब क्या होता है, कैम्यूफ्लेग का मतलब होता है वेश धारण करना या छिप जाना। यहाँ पर 4 मीनिंग हैं, 4 इसके आंसर दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है। जैसे हाइड का मतलब छिपना, कलर का मतलब रंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्सीफाई। फॉल्सीफाई का मतलब होता है हेर फेर करना, और प्रेटेंड का मतलब होता है बहाने बनाना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड। कैमोफ्लेग का मीनिंग क्या होगा, हाइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। इसमें लिखा हुआ है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का आंसर क्या होगा भाई, इंट्रीगिंग शॉकिंग होगा, स्ट्रेंज होगा, इंटरेस्टिंग होगा या एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पर इंट्रीगिंग का मतलब होता है विचित्र, यानी स्ट्रेंज। तो ये इसका आंसर है, आंसर नंबर बी। जबकि शॉकिंग का मतलब शॉकिंग होता है। इंटरेस्टिंग का मतलब आपको पता है, इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर, और एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी हमको उम्मीद हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा हुआ है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, यानी उस वर्ड को हमको चूज़ करना है जिसका मीनिंग अपोजिट है। इसमें वर्ड दिया हुआ है डिस्यूड। डिस्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्यूड का मतलब होता है रोकना, और रोकने का उल्टा क्या होगा, एक्सोर्ट, अप्रूव, एनकरेज और प्रेज। एक्सोर्ट का मतलब होता है जबरन, या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सोर्ट का मतलब होता है दबाव डालना। और बी मीनिंग है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्यूड का मतलब क्या होता है, डिस्यूड का मतलब होता है किसी को रोकना कुछ करने के लिए। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लिखा हुआ है हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का भी आपको ऑपोजिट बताना है, और हस्बेंड्री का मतलब होता है किफ़ायती। किफ़ायती का उल्टा देखना है वेस्टफुलनेस। इसका मतलब होता है चीज़ों को वेस्ट करना, फालतू में। रेकलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। काम का मतलब होता है शांत। और डिसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, हस्बेंड्री का मतलब होता है किफ़ायती, और इसका उल्टा हो जाएगा वेस्टफुल। तो आपका आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करनी है। चेंज द वॉइस क्वेश्चन में लिखा आता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस बनाना है। तो आप लोग एक्टिव वॉइस करो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, कुछ भी नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम बिना सोचे समझे देखना है वर्ब। वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, बोट। अब हम लोगों को पता है कि जो बोट वर्ब है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर्ब में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वॉज वर्ब किस किस में आपको दिखाई देता है। ऑप्शन डी देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस में वॉज नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता।
ना ही बी में वॉज है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, एक तो वॉज दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में और एक ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वॉज, यानी या तो आंसर अब ए होगा या होगा बी, यानी सी और डी एलिमिनेट कर देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, बोट इस सेंटेंस की वर्ब और हिम इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो हिम ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, यानी हिम का इधर जाके क्या बनेगा, ही, न कि अ लिटिल। तो यहाँ पर बी हो जाता है गलत और आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इजीली आप लोग इलेमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम ऐसे ही देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई वी शुड बी सस्पेक्टेड बाई यू। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है जिसका हमको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। और आप लोग देखो शुड और बी, जब शुड बी होता है तो शुड बी किस में चेंज होता है भाई, शुड बी चेंज हुआ होगा, शुड का शुड बी हुआ होगा। तो सबसे पहले ये देखो शुड कहाँ पर है, देखिए तो शुड का जब शुड बी होगा तो डू और डिड तो नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हैं, रॉन्ग, यानी सी और डी आंसर नहीं होंगे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस का एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव। या पैसिव वॉइस अगर इंटेरोगेटिव है तो एक्टिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई शुड और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई यू। जब वाई के बाद अब यू लगाओगे तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा, इसका मतलब सी बी भी आंसर क्या है, गलत, और आपका आंसर क्या होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको भी हम लोग ऐसे ही डील करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लुक एट द एक्सीडेंट द पैसेज सैड व्हाट अ ट्रेजेडी इट इज़। अब आप लोग ये देखिए कि इज का क्या होने वाला है, वॉज, यानी ये बात सत्य है कि इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे मैं एक बार इसके गो थ्रू हो लेता हूँ ऐसे ही। मैंने देखा कि इधर से पढ़ते हैं डी से, द पैसेंजर वॉज सरप्राइज्ड एट द टेरिबल ट्रेजेडी। द पैसेंजर वॉज सरप्राइज्ड एट द टेरिबल ट्रेजेडी। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पैसेंजर सैड। यहाँ पर सैड है और कोई कंजंक्शन ही नहीं है, तो सेंटेंस ये जो ऑप्शन बी सी है ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये अपने आप में गलत है। बी ऑप्शन देखो, लुकिंग एट द एक्सीडेंट द पैसेंजर सैड व्हाट अ ट्रेजेडी इट वॉज, व्हाट अ ट्रेजेडी इट वॉज। सैड के बाद तुरंत वोट आएगा नहीं, क्योंकि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वो इस तरीके से सैड के बाद वोट नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया है, गलत। अब ऑप्शन या तो डी आंसर होगा या ए आंसर होगा। आइए इन दोनों को देख लेते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस। लिखा हुआ है लुकिंग एट द एक्सीडेंट द पैसेंजर सैड व्हाट अ ट्रेजेडी इट इज़। तो ये हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमारा सैड है या तो वो सरप्राइज्ड में बदलता है या बदलता है एक्सक्लेम्ड में। आइए इसको देखते हैं। तो लुकिंग एट द एक्सीडेंट द पैसेंजर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वोट ए की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, वेरी या ग्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया है ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है कि वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से प्रसन्न न किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को मेडियन नहीं बोलेंगे, पेसिमिस्ट, मेडन बोलेंगे, पेसिमिस्ट बोलेंगे, वनरेबल बोलेंगे या फास्टिडियस बोलेंगे, सोच के बताइए। चलो भाई, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, जिसको आसानी से प्रसन्न न किया जा सके। जबकि मेडियन का मतलब क्या होता है, मेडियन का मतलब होता है स्त्रीण, इसको हम लोग कह सकते हैं कि लाइक मतलब लेडी या वुमन। पेसिमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स द डार्क साइड ऑफ द फ्यूचर, इसको बोलते हैं निराशावादी। वो और वनरेबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो ये जो क्वेश्चन 12 है आपका, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आए। लिखा हुआ है ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। इसमें क्या करना है आपको, रिमूव टू, यानी इस टू को रिमूव करना है। अब इस टू में क्या होता है, अगर इस टू के साथ दूसरा टू भी दिया हो, अगर इस टू के साथ दूसरा टू भी दिया हो तो इसकी जगह हम लोग सो लगाते हैं और दूसरे टू की जगह दैट कैन नॉट। चूँकि सेंटेंस में एक ही टू है, तो जब सेंटेंस में एक ही टू होता है और उसको हटाना होता है
तो हम लोग या तो यूज़ करते हैं एक्सट्रीमली का या यूज़ करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सेंटेंस नंबर 14 है, आपको स्पेलिंग बतानी है। स्पेलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्पेलिंग एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है करेक्ट, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब 1 सही है और 3 गलत। एम्बेरसमेंट का सीधा सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ए के बाद ये जो आप लोग ए देख रहे हैं, ये इस ए के डबल बाद इस ए के बाद डबल आर आना चाहिए, और फिर जो ये दिया हुआ है ए, इसके बाद डबल एस आना चाहिए। यानी एम्बेरस की स्पेलिंग होगी ए के बाद डबल आर और फिर ए के बाद डबल एस। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। इस ऑप्शन में तो डबल आर है ही नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर हो गया आपका ये। ध्यान ये रखना है स्पेलिंग में कि ए के बाद भी डबल आर आएगा और ए के बाद भी डबल एस आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट की स्पेलिंग क्या होगी? रेस्प्लेंडेंट में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि रेस्प्लेंडेंट में कभी भी ए नहीं आता। यहाँ पर ए है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर ए है, ये ऑप्शन गलत। इसके बाद या तो अब आंसर होगा ये डी या आंसर होगा ए। तो रेस्प्लेंडेंट की स्पेलिंग जो होती है वो होती है RESPLENDENT, और रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शोभायमान, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर तेज हो। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके चेहरे पर तेज था, तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब ये होता है। फिर नेक्स्ट पे लिखा है कि चूज़ द करेक्ट वन। इनमें से एक सेंटेंस सही है, आपको चूज़ करना है। अगर आपने सेंटेंस को पहचान लिया होगा तो सेंटेंस में आप लोग देखेंगे कि जब भी 2 से ज़्यादा पर्सन्स का यूज होता है, मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उस सेंटेंस में 2 एक्टिविटी हो सकती हैं। अगर एक्टिविटी अच्छी हुई होगी तो हमको ये जो पर्सन है इनके ऑर्डर को 2, 3, 1 में लगाना है, और एक्टिविटी अगर गलत है तो फिर उसको 1, 2, 3 में लगाना है। तो इसने कहा है कि आई, यू एंड ही वेंट टू सी ए मूवी, यानी ये तीनों के तीनों कहाँ पे गए भाई? मूवी देखने। कोई गलत बात नहीं है, तो इसको लगाना पड़ेगा हमें 2, 3, 1 के ऑर्डर में। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, जो कि दिए हुए हैं कौन से ऑप्शन में? डी में। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर 17 है हमारा कि ही इज़ ऑलवेज प्रेज्ड फॉर गिफ्ट और गैप। गिफ्ट ऑफ गैप, आपको इडियम फ्रेजेस बताना है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। आंसर हो गया है इसका सी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड एट द 11th hour जस्ट एज द अबाउट टू बी हैंग्ड। तो आपको बताना है कि एट 11th hour का मतलब क्या होता है। एट 11th hour का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी बिल्कुल अंत में या बिल्कुल अंतिम घड़ी में। जैसे आप लोग कभी कभी रेलवे स्टेशन जाते होंगे और आपसे अगर कोई ट्रेन छूटी है, आप दौड़े भी लेकिन ट्रेन छूट गई, तो वो ट्रेन कब छूटी? एट द 11th hour, यानी बिल्कुल अंतिम क्षणों में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हिज ओनर रूटड इन डिसऑनर स्टूड। यहाँ से आपका लिटरेचर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 से। आइए देखते हैं इसको क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज ओनर रूटड इन डिसऑनर स्टूड। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ओनोमोटोपिया, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन और आपका हाइपरबोल। ओनोमोटोपिया का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग आप लोग लर्न कर लेना। ओनोमोटोपिया का मतलब होता है साउंड। अगर किसी फिगर्स ऑफ स्पीच में साउंड का आपको फील होता है तो ओनोमोटोपिया होगा। ऑक्सीमोरन, जहाँ पर 2 अपोजिट वर्ड्स का यूज़ होगा। मेटाफर अप्लाइड सिमिली होती है। और हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जरेट करना। तो यहाँ पर देखिए ओनर, और इसका अपोजिट वर्ड क्या है? डिसऑनर। तो यहाँ पर सेंटेंस का आंसर क्या होगा? ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बाय हुम वॉज द क्रिटिकल टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज गिवन। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा दी गई भाई? ड्राइडन, शेक्सपियर, जॉन कीट्स, या शेक्सपियर और कीट्स दोनों के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा,
अगर कुछ लोग ये सोचते हो कि जॉन कीट्स के द्वारा दी गई है तो हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो शेक्सपियर ने भी दिया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है बैकन हैज़ रिटन इन, यानी बैकन ने, फ्रांसिस बेकन की हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन ने किन लैंग्वेज में लिखा है, तो इन्होंने, बोलिए, तो इन्होंने लिखा है लैटिन और इंग्लिश में। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज मिल्टन्स लेसिडस, यानी लेसिडस किस प्रकार की पोएम है। तो भाई लेसिडस क्या है, तो लेसिडस एक एलिजी है। लेसिडस में आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो लेसिडस है इसका मतलब होता है सम मेलोडियस टीयर, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है जिसमें 193 लाइन्स हैं, और ये लिखी गई है मिल्टन के फ्रेंड की डेथ पर जिनका नाम है एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो कोल्ड, यानी जो अलेक्जेंडर पोप है इनकी एज को क्या कहते हैं, तो इनकी एज को बोलते हैं द ऑगस्टन एज, यानी आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि हु कैन बी रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन द 19th एंड 20th, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो लिंक है उसको किस, मतलब एक ऐसा राइटर है जिसको 19वीं और 20वीं शताब्दी का लिंक माना जाता है, तो हमको बताना है वो कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ईट्स, पूरा नाम है WB ईट्स यानी विलियम बटलर ईट्स। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन, यानी जो थॉमस मिडल्टन ने द स्पेनिश जिप्सी लिखी है, बियर सम सिमिलर क्वालिटीज़ विद शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस ड्रामा से मिलती जुलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अ मिडसमर्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैनकाइंड इज अ डिक्टम ऑफ ऑगस्टन एज मीन्स, यानी ऑगस्टन एज में प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दे बिलीव्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, मीन्स टू स्टडी द ह्यूमन नेचर इज नोन एज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, यानी मानवता का अगर आपको सही से और अच्छे से आकलन करना है तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। बिना ह्यूमन नेचर को समझे आप लोग मैनकाइंड का स्टडी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि विच वॉज जेन ऑस्टन्स फर्स्ट नोवेल, तो जेन ऑस्टन का फर्स्ट नोवेल कौन सा था, ईमा या प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑप्शन सी देखते हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या मैसफील्ड पार्क। तो इनका जो फर्स्ट नोवेल था जेन ऑस्टन का, उसका नाम था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट, माई गोल्ड ओपन द सराइन दैट आई मे सी माई सेंट, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइन ली गई हैं वॉलपोन से। वॉलपोन किसने लिखा है, वॉलपोन लिखा है बेन जॉनसन ने, और ये बेन जॉनसन ने लिखा है वॉलपोन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, द रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस इज द रिजल्ट ऑफ एम्फेसाइजिंग ऑन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, यानी रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस पे किसने फैक्ट्स का कलेक्शन दिया, वो कौन सा इनमें से राइटर है, तो उनका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ध्यान रखना, फ्रांसिस बेकन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एसे, इनको एसे का फादर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आए हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ सिज्यूरा, यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सिज्यूरा होगा, पता नहीं लोग बाग क्या क्या बोलते हैं ऐसे, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका सिज्यूरा है। और सिज्यूरा का मतलब होता है अपोस इंडिकेटेड बाय अ कोमा, यानी छोटा सा एक कोमा लेना, थोड़ा सा विराम लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं छंद विराम। क्वेश्चन नंबर 31 है।
E.M. फोस्टर अ पैसेज टू इंडिया इज़ अबाउट, यानी E.M. फोस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया जो लिखा है वो किसके बारे में है। ध्यान रखना E.M. फोस्टर का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो E.M. फोस्टर का पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर और ये एक नोवेलिस्ट हैं। तो इन्होंने लिखा है अ पैसेज टू इंडिया में द रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियंस, यानी अंग्रेज और भारतीयों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में इन्होंने टिप्पणी की है अपने नोवेल में जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि आर्नोल्ड ने लिखा विद हिम इज़ बोर्न आर रियल पोइट्री, यानी उनके साथ ही हमारी पोइट्री का जन्म हुआ। तो यह इन्होंने किन के बारे में लिखा है। तो डॉक्टर आर्नोल्ड ने ये जो लिखा हुआ है कि विद हिम इज़ बोर्न आर रियल पोइट्री, तो ये लिखा है इन्होंने किसके बारे में, ये लिखा है इन्होंने शेक्सपियर के बारे में। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कोट है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि हु सेड देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन, ये किसने लिखा है। तो ये कोट है आपकी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। फिर नेक्स्ट पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि चूज़ द ओड वन, यानी इन चारों में से कौन सा अलग है। अब देखिए हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर, सोचिए चारों की चारों ट्रेजेडीज़ हैं, ओड वन कैसे करेंगे फाइंड। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो टेम्पेस्ट है ये अलग है। ये अलग कैसे है। तो हैमलेट ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट आर द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की जो 4 महान ट्रेजेडीज़ हैं उनमें टेम्पेस्ट नहीं है। तो कौन कौन है। तो उसमें हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। तो ध्यान रखना हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, दीज आर नोन एज द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इसलिए इसका आंसर होगा टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है नेम द राइटर ऑफ द फेमस कॉमेडी ऑल फॉर लव, यानी ये जो कॉमेडी है ऑल फॉर लव, इसको किसने लिखा है। तो इस कॉमेडी को बताइए किसने लिखा है। तो इस कॉमेडी के जो राइटर हैं वो हैं आपके ड्राइडन। तो हमारे 35 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। मेरे दोस्तों अपना अनुभव बताइएगा ज़रूर कि आपको टेस्ट कैसा लगा। चूँकि ये फर्स्ट टेस्ट था तो इसलिए इसमें 35 ही क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम नियर आता जाएगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ होते जाएंगे। आप बस अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा लेके चलिए, जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, क्योंकि जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो पता कैसे लगेगा बिना सब्सक्राइब किए हुए। चलिए खैर, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।